हेलो फ्रेंड्स, हमारा पुर्तगाली हो चुका है, उसके बाद हमारा अंग्रेज भी हो चुका है। अब हम देखेंगे फ्रांसीसियों को। फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के समय उसके प्रसिद्ध मंत्री कोलबर्ट के प्रयासों के परिणामस्वरूप 1664 ईस्वी में एक फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी द इंड ओरिएंटल की स्थापना हुई है। इसको फ्रांसीसी कंपनी का क्या नाम था? द इंड ओरिएंटल की स्थापना हुई। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण सरकार द्वारा हुआ और इसका सारा खर्च सरकार ही वहन करती थी। फ्रांस पहले मेडागास्कर द्वीप में पहुंचे थे, ध्यान रखना, पहले कहाँ पहुंचे थे? मेडागास्कर द्वीप में, परंतु वहां उपनिवेश स्थापित करने में असफल रहे। फ्रांस से एक दूसरा दल 1667 ईस्वी में चला। इसका नायक फ्रैंको कैरो था। इसके साथ इस्फहान का निवासी मरकारा भी था। भारत में फ्रांसीसियों की पहली कोठी फ्रैंको के द्वारा 1668 ईस्वी में सूरत में स्थापित हुई थी। मरकारा गोलकुंडा के सुल्तान से एक अधिकार पत्र प्राप्त कर 1669 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में दूसरी फ्रांसीसी कोठी स्थापित करने में सफल हुआ। 1672 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने मद्रास के निकट सांथोमी को ले लिया, लेकिन अगले साल उनका जल सेनापति दिलाहे गोलकुंडा के सुल्तान और डचों की सम्मिलित सेना द्वारा पराजित हुआ तथा डचों को सांथोमी देने के बाध्य हुआ। इसी बीच 1673 में कंपनी के निदेशक फ्रैंको मार्टिन और वेलंगदा लेस्पी ने, यह गैर पेशेवर फौजी सिपाही था जो एडमिरल दी लाहे के साथ भारत आया था, ने वलीकोडापुरम में मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोदी से एक छोटा गांव प्राप्त करके एक फ्रांसीसी बस्ती स्थापित की, जिसे पांडिचेरी के नाम से जाना जाता है। यह पूरी तरह किलाबंद थी। 1674 में फ्रैंको मार्टिन इस बस्ती का प्रमुख था। अंग्रेज समर्थित डचों ने 1693 में फ्रांसीसियों से पांडिचेरी ले ली थी। 1697 ईस्वी में रिजविक की संधि द्वारा इसे वापस लौटा दिया। 1786 तक मार्टिन यहाँ का गवर्नर रहा। इस समय पांडिचेरी की जनसंख्या करीब 40,000 थी, जबकि कलकत्ता की 22,000 थी। बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खान ने 1674 ईस्वी में फ्रांसीसियों को एक जगह दी, जहां 1690 से 92 ईस्वी में उन्होंने चंद्रनगर की प्रसिद्ध फ्रांसीसी कोठी बनाई। जून 1720 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी का इंडीज की चिरस्थायी कंपनी के रूप में पुनः निर्माण हुआ। तब 1720 ईस्वी में से और 1772 ईस्वी के बीच लिनो और ड्यूमा के बुद्धिमत्तापूर्ण शासन में समृद्धि इनके पास लौट आई। फ्रांसीसियों ने 1721 में मॉरिशस, 1725 में मालाबार समुद्र तट पर स्थित माही और 1739 में कारिकाल पर कब्जा कर लिया। पांडिचेरी को 1701 ईस्वी में पूर्व की फ्रांसीसियों की सभी बस्तियों का मुख्यालय बनाया गया और फ्रैंको मार्टिन को भारत में फ्रांसीसी मामलों का महानिदेशक बनाया गया। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के समय में फ्रांसीसी प्रभुत्व की स्थापना हुई। किसके समय में? फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के समय में। अब जिनकी मैं बात कर रही हूँ कि कर्नाटक युद्ध जो इम्पोर्टेंट माने जाते हैं और कोई ना कोई क्वेश्चन इनसे पूछा ही जाता है, तो देखेंगे कि क्या कारण रहा था अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य जो कर्नाटक युद्ध हुए। अंग्रेज फ्रांसीसी संघर्ष, कर्नाटक के युद्ध। फ्रांस व्यापार से आरंभ होकर अंग्रेजी तथा फ्रांसीसी कंपनी भारत की राजनीति में अपरिहार्य के रूप में उलझ गई। करीब 20 वर्षों तक चले इस लंबे संघर्ष के फलस्वरूप भारत में फ्रांसीसी शक्ति अंतिम रूप से टूट गई। इस संघर्ष ने सदा के लिए यह निर्णय कर दिया कि अंग्रेज ही भारत के स्वामी होंगे, फ्रांसीसी नहीं। कर्नाटक के युद्धों ने क्या तय कर दिया था कि अंग्रेज ही भारत के स्वामी होंगे। नेट के क्वेश्चन में कथन और कारण में क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी 1-2 बार आया हुआ है। इस संघर्ष ने सदा के लिए निर्णय कर दिया कि अंग्रेज ही भारत के स्वामी होंगे, फ्रांसीसी नहीं। जैसे प्लासी का युद्ध या कर्नाटक का युद्ध में ऑप्शन देके पूछ सकते हैं, तो कर्नाटक के युद्धों ने। इन कारणों से कर्नाटक के युद्धों का भारतीय इतिहास में बहुत महत्व रहा है। इस समय हैदराबाद में निजामुल मुल्क आसफ जहां अर्ध स्वतंत्र शासक था। कोरोमंडल तट और उसके पीछे की भूमि, जिसे कर्नाटक कहा जाता है, मुगल दक्कन का एक सूबा था। यह निजाम के अधिकार के अंतर्गत आता है। जिस प्रकार निजाम व्यवहारिक रूप से दिल्ली की सरकार से स्वतंत्र हो गया था, उसी प्रकार कर्नाटक का नवाब सूबेदार, जिसे इस क्षेत्र का नवाब कहा जाता है, ने अपने को दक्कन के नवाब के नियंत्रण से मुक्त कर लिया था। कर्नाटक के नवाब सादत उल्ला खान ने अपने भतीजे दोस्त अली को निजाम की मंजूरी के बिना ही अपना उत्तराधिकारी घोषित करके अपने ओहदे को वंशानुगत बना दिया। सन 1741 में मराठों ने कर्नाटक पर आक्रमण किया और यहाँ के शासक दोस्त अली को मार डाला एवं उसके दामाद चंदा साहब को बंदी बना लिया। किसी भी शासक के अभाव में निजाम
आसफ जहां ने अपने निकट संबंधी अनवरुद्दीन को कर्नाटक का नवाब बना दिया। 1741 ईस्वी में कर्नाटक पर मराठा आक्रमण के बाद इस क्षेत्र में अव्यवस्था की स्थिति थी। फिर भी अंग्रेज और फ्रांसीसी शांतिपूर्वक व्यापार में संलग्न रहे। यही नहीं, 1740 में मेरिया थरेसा के उत्तराधिकारी को लेकर ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकारी के युद्ध में दोनों प्रतिद्वंदियों ने भाग लेने के कारण अमेरिकी उपनिवेश के झगड़े को लेकर यूरोप में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के युद्ध चल रहा था। फिर भी फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने भारत में शांति बनाए रखने के उद्देश्य से ब्रिटिश अधिकारियों से संपर्क स्थापित किया, लेकिन अंग्रेज अधिकारियों द्वारा ऐसी किसी तटस्थता के बारे में कोई भी बातचीत नहीं की गई। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 ईस्वी। यह युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध का विस्तार मात्र था। गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों ने 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ कर दिया। युद्ध की पहल अंग्रेजों की तरफ से हुई। बार्नेट के नेतृत्व में, ध्यान रखना कि प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ, 1746 से 48, 1746 से 48। बार्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी नौसेना के कुछ फ्रांसीसी जलपोत पकड़ लिए गए। डुप्ले ने कर्नाटक के नवाब से पहले जहाजों की सुरक्षा की प्रार्थना की, लेकिन अंग्रेजों ने नवाब की किसी बात पर गौर नहीं किया। परिणाम स्वरूप डुप्ले ने मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर ला बुर्देनो की सहायता मांगी। ला बुर्देन ने अपने 3000 नौसैनिकों के बेड़े के साथ कोरोमंडल तट पर पहुंच गया और मद्रास पर अधिकार कर लिया। फ्रांसीसियों ने भूमि और समुद्र दोनों को घेर डाला। ला बुर्देनो का विचार था अंग्रेजों में फिरौती लेने का था। उसने 40,000 पौंड लेकर मद्रास को अंग्रेजों को लौटा दिया, ठीक है, लेकिन डुप्ले ने नगर को पुनः जीत लिया। फ्रांसीसियों द्वारा मद्रास को घेर ले जाने के कारण अंग्रेजों ने नवाब को संरक्षण चाहा। नवाब ने फ्रांसीसियों को मद्रास का घेरा उठाने को कहा, लेकिन डुप्ले ने कूटनीति का प्रयोग करते हुए कहा कि वह मद्रास से अंग्रेजों को हटाकर नवाब को सौंप देगा। नवाब को डुप्ले के कथन में शंका दिखाई दी, जिसके कारण युद्ध क्या हो गया, असंभवी हो गया। फिर ठीक है, फिर इसको कर्नाटक युद्ध किसके नाम से जाना गया, सेंट थोमे का युद्ध के नाम। कर्नाटक के युद्ध में यह सब प्रमुख युद्ध है। यह युद्ध फ्रांसीसी सेना एवं नवाब अनवरुद्दीन की सेना के बीच लड़ा गया था। यहाँ से कंफ्यूजन हो जाता है कि कर्नाटक युद्ध में यह युद्ध जो था फ्रांस की सेना एवं नवाब अनवरुद्दीन की सेना के बीच लड़ा गया था। कैप्टन पैराडाइज के अधीन एक छोटी सी फ्रांसीसी सेना ने, जिसमें 230 फ्रांसीसी तथा 700 भारतीय सैनिक थे, महफूज खां के नेतृत्व वाली नवाब की 10,000 की भारतीय सेना को पराजित कर दिया। इस युद्ध से यह स्पष्ट हो गया कि घुड़सवार सेना की अपेक्षा तोपखाना श्रेष्ठ है तथा एक छोटी अनुशासित फौज मध्यकालीन बड़ी फौज पर भारी पड़ती है। इस युद्ध का महत्व इस बात में भी है कि इससे नौसैनिक शक्ति की महत्ता स्थापित हुई, यूरोपीय अनुशासित सेना की उत्कृष्टता सामने आई और भारतीय राजनीति का खोखलापन स्पष्ट हो गया। यूरोप में एला सेपिल की संधि 1748 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का युद्ध समाप्त हो गया। किसके नाम से जाना जाता है, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के युद्ध के नाम से। और जो प्रथम कर्नाटक युद्ध कौन सी संधि के साथ समाप्त हुआ था, एक्सला सेपिल की संधि के साथ 1748 में, जिसके कारण कर्नाटक का प्रथम युद्ध भी समाप्त हो गया। इस संधि से मद्रास किसे मिल गया, अंग्रेजों को, तथा अमेरिका में लुईवर्ग फ्रांसीसियों को वापस मिल गया। अलग अलग कॉलोनी होती थी ना, तो अमेरिका में जो लुईवर्ग इनकी कॉलोनी थी वो फ्रांसीसियों को मिल गई। इस तरह से युद्ध के प्रथम दौर में दोनों दल बराबर रहे प्रथम कर्नाटक युद्ध में। अब बात करते हैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी। निजामुल मुल्क आसफ जहाँ की मृत्यु 1748 में हो गई थी, जिससे उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष प्रारंभ हुआ। इस समय चांदा साहब को मराठों द्वारा रिहा कर दिया गया, ठीक है, चांदा साहब को मराठों द्वारा रिहा कर दिया गया। निजाम का पुत्र नासिर जंग उसका उत्तराधिकारी बना, परंतु उसके भांजे मुजफ्फर जंग ने उसके इस दावे को चुनौती दे दी। दूसरी ओर कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन तथा उसके बहनोई चांदा साहब के बीच विवाद प्रारंभ हुआ। डुप्ले ने इस अनिश्चितता से अवस्था से राजनीतिक लाभ उठाने की सोची तथा मुजफ्फर जंग को हैदराबाद का निजाम तथा चांदा साहब को कर्नाटक का नवाब बनाने के लिए अपनी सेनाओं द्वारा सहायता देने का वचन दिया। अंबूर का युद्ध इम्पोर्टेंट। अंबूर का युद्ध 1749। मुजफ्फर जंग, चांदा साहब और डुप्ले की संयुक्त सेनाओं ने 1749 में कर्नाटक पर आक्रमण कर अंबूर की लड़ाई में अनवरुद्दीन को पराजित कर मार डाला। अनवरुद्दीन का पुत्र एवं उत्तराधिकारी मोहम्मद अली
ने भागकर त्रिचनापल्ली के दुर्ग में शरण ली। कर्नाटक का शेष भाग चांदा साहब के अधिकार में आ गया। इन्होंने आरकाट को अपनी राजधानी बनाकर शासन करना प्रारंभ किया। चांदा साहब ने फ्रांसीसियों को पांडिचेरी के पास 80 गांवों का अनुदान दिया। डुप्ले ने चांदा साहब को त्रिचनापल्ली का घेरा डालने को कहा। इसी बीच अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बढ़ती शक्ति को देखकर निजाम पर नासिर जंग का पक्ष लिया। नासिर जंग ने अंग्रेजों की सहायता से दिसंबर 1785 ईस्वी में कर्नाटक पर आक्रमण किया। जिंजी नदी के तट पर इसने चांदा साहब, मुजफ्फरजंग व फ्रांसीसी संयुक्त सेना को पराजित किया, लेकिन इसी समय नासिर जंग की सेना ने विद्रोह कर दिया, जिसमें नासिर जंग मारा गया। डुप्ले ने तुरंत मुजफ्फरजंग को निजाम बना दिया। बदले में उसने फ्रांसीसी कंपनी को 50 लाख, किसने, मुजफ्फरजंग ने, रुपए तथा सैनिकों को 5 लाख रुपए दिए। डुप्ले को 20 लाख रुपए तथा 1 लाख रुपए वार्षिक की जागीर दी। एक फ्रांसीसी अधिकारी बुसी अपनी संरक्षिता में मुजफ्फरजंग को पांडिचेरी से ले गया तथा रास्ते में कुछ पठानों ने उसकी हत्या कर दी। बुसी ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए निजाम के दूसरे बेटे सलावत जंग को निजाम बना दिया। अंग्रेजों के लिए यह मुश्किल था कि त्रिचनापल्ली से मोहम्मद अली को कैसे वापस लाया जाए, क्योंकि चंदा साहब की फौज का घेरा पड़ा हुआ था। इसी समय के अंग्रेज क्लर्क क्लाइव ने यह सुझाव दिया कि यदि आरकाट पर घेरा डाला जाए तो चांदा साहब त्रिचनापल्ली से हट जाएगा, और हुआ भी है। यहीं से क्लाइव को अंग्रेजी कंपनी में उन्नति का सिलसिला प्रारंभ होता है। 1752 में मराठा सरदार मुरारी राव के सहयोग से उसने आरकाट पर आक्रमण कर दिया और चांदा साहब के पुत्र राजा साहब के नेतृत्व वाली सेना को आरकाट को पराजित कर दिया। इसी बीच मेजर लॉरेंस ने चांदा साहब से त्रिचनापल्ली का घेरा उठाने को कहा। चांदा साहब त्रिचनापल्ली से भाग गए, लेकिन उसे तंजौर के राजा ने मार डाला। इस प्रकार मोहम्मद अली कर्नाटक का नवाब बन गया। इस बीच डुप्ले को फ्रांसीसी सरकार ने 1754 में वापस बुला लिया और गोडू को पांडिचेरी का गवर्नर बनाकर भेजा। गोडेहू ने अंग्रेजों से पांडिचेरी की संधि कर ली। पांडिचेरी की संधि 1755। इस संधि के द्वारा अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने मुगल सम्राट या अन्य भारतीय नरेशों द्वारा दी गई उपाधियों को त्याग कर दिया तथा भारतीय नरेशों के झगड़ों में हस्तक्षेप न करने का वादा किया। दोनों कंपनियों को अपने अपने क्षेत्र वापस मिल गए। इस संधि से यह भी व्यवस्था थी कि बुसी हैदराबाद में ही रहेगा। इस संधि के संदर्भ में डुप्ले ने लिखा कि गोडेहू ने अपने देश के विनाश और सम्मान पर हस्ताक्षर किए। इस प्रकार कर्नाटक युद्ध का दूसरा दौर भी अनिश्चित रहा, परंतु इस स्थल पर अंग्रेजी सेना की प्रधानता सिद्ध हुई तथा उनका प्रत्याशी मोहम्मद अली कर्नाटक का नवाब बना। हैदराबाद में अभी भी फ्रांसीसियों की अवस्था सुदृढ़ रही तथा उन्होंने सूबेदार सलावतगंज से उत्तरी सरकार के 4 जिले मुस्तफानगर, एलोर, राजमुंदरी और चिक्कागोल से प्राप्त कर लिए थे। इसको अंडरलाइन कर लेना। फिर कर्नाटक का तेतयु 1756 से 63 ईस्वी। पांडिचेरी की संधि अस्थायी थी। पांडिचेरी की संधि हो गई थी ना इसमें सेकंड कर्नाटक युद्ध में, लेकिन वो अस्थायी तौर पर हुई थी। उसके बाद तृतीय कर्नाटक युद्ध का भी फिर कोई ना कोई कारण उभर के आया और 1756 से 63 के बीच जो कर्नाटक का तीसरा युद्ध चला। पांडिचेरी की संधि अस्थायी थी क्योंकि उसका अनुसमर्थन दोनों देशों की सरकारों द्वारा किया जाना था, यानी कि फ्रांसीसी सरकार के द्वारा भी और अंग्रेजी सरकार के द्वारा। लेकिन इसी बीच 1756 में यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हो गया, जिससे पुनः अंग्रेज और फ्रांसीसी एक दूसरे के विरोध में आ गए तथा 1757 ईस्वी में एक दूसरे के स्थानों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। दक्षिण में फ्रांसीसियों ने त्रिचनापल्ली को लेने का असफल प्रयत्न किया, परंतु कर्नाटक के अधिकांश भागों पर उनका अधिकार हो गया। 1757 में अंग्रेजों ने चंद्रनगर, बालासोर, कासिम बाजार तथा पटना की फ्रांसीसी फैक्ट्रियों पर अधिकार कर लिया। युद्ध का वास्तविक आरंभ 1758 में तब हुआ जब फ्रांसीसी सरकार ने काउंट डी लाली को भारत के संपूर्ण फ्रांसीसी प्रदेश के सैनिक एवं असैनिक अधिकारों से युक्त अधिकारी नियुक्त किया। लाली ने 1758 में फोर्ट सेंट डेविड को जीत लिया। इसके पश्चात मद्रास को घेर लिया, लेकिन अंग्रेजी नौसेना के आने के कारण उसे घेरा उठाना पड़ा। वाणिवास का युद्ध 22 जनवरी 1760। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की इम्पोर्टेंट है ये। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच निर्णायक लड़ाई वाणिवास में
लड़ी गई। आयरकुट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने काउंट लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को पराजित कर दिया। इस युद्ध पर टिप्पणी करते हुए माल्सन ने लिखा था, वाडियावास की युद्ध में उस महान भवन का जिसे ड्यूमा तथा डुप्ले ने निर्मित किया था ध्वस्त कर दिया गया और 1761 में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को भी अपने अधिकार में ले लिया और अगले 1 वर्ष के भीतर फ्रांसीसी भारत में अपने अधीन सारे भूभाग खो बैठे और युद्ध का समापन पेरिस की संधि से हो गया। यानी कि पेरिस की संधि से किसका? तृतीय कर्नाटक युद्ध का समापन हो गया था। अब देखते हैं पेरिस की संधि क्या थी। 1763 ईस्वी में हुई थी। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच पेरिस की संधि हस्ताक्षर हुए 1763 ईस्वी में। सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त हो गया। इस युद्ध के सप्तवर्षीय युद्ध यूरोप में जो आपस की कंट्रीज थी उनके बीच चलता था। तो जब भी वहां पर उथल पुथल होती थी तो यहाँ पर इनकी कॉलोनियज थी। तो ऑब्वियसली जब अगर वहां पर कोई उथल पुथल हो रही है यूरोप के अंदर और यहाँ पर भी इनकी कॉलोनी बन रही है तो यहाँ पर भी आपस में एक दूसरे से विरोध होना लाजमी था। इस संधि के द्वारा फ्रांसीसियों को भारत स्थित उनके सारे कारखाने वापस कर दिए गए, लेकिन अब उनकी न तो किलाबंदी की जा सकती थी और न ही सैनिक वहां डेरे डाल सकते थे। फ्रांसीसी अब सिर्फ व्यापारिक कार्य कर सकते थे। तृतीय कर्नाटक युद्ध निर्णायक साबित हुआ। युद्ध में पराजय के फलस्वरूप भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य की स्थापना के सारे अवसर नष्ट हो गए। अब वे मात्र एक व्यापारी के रूप में रह गए। तो इस तरीके से जो तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ था उसमें पेरिस की संधि हुई थी। तो उसके बाद क्या हुआ था कि अंग्रेजों के साफ रास्ता हो गया था कि अब उनके भारत में क्या पैर जम चुके हैं। तो इसी के साथ हमने जिस समय यूरोपीय कंपनी को भारत में किस किस तरीके से आक्रमण हुआ, कहाँ ने अपनी किस यूरोपीय कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर लगाई और वो सभी हमने इसमें देखा और तीनों कर्नाटक युद्ध को वर्णन किया हमने। आगे मैं इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन दिए गए हैं कि नेक्स्ट वीडियो में सारे आए हुए रिपीट क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।